Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, today I again welcome you back to this NTSC Cracker series and it has been a hell of a cracker series and I hope कि ये cracker series आपको काफी help कर रही होगी, आपको काफी मदद कर रही होगी आपके NTSC एग्जाम को आसान बनाने के लिए। सो टुडे जो हमारी आज की वीडियो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने अपना चैप्टर ग्रेविटेशन पूरा कर दिया था। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एनटीएससी सीरीज और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके होम एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे हमारे 9th के हमसे जुड़े हुए हैं। ये काफी अच्छी बात है कि हमारे इस पर कुछ बच्चे 9th के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अभी से ही एनटीएससी के लिए डेडिकेटेड और फोकस्ड हैं। सो आई होप कि आपका डेडिकेशन, आपका ये फोकस क्लास 10 तक ही रहेगा, क्लास 10 तक रहेगा एंड मे यू एक्सेल वेरी मच वेल इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन। बाकी जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देयर अपकमिंग एनटीएससी एग्जामिनेशन। सो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। And the first topic which we'll take in this chapter is work. अब ये वर्क क्या चीज होती है तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं एंड लेट अस डिस्कस व्हाट इज वर्क। सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m और यहाँ पे इसका कुछ इनिशियल पोजीशन कुछ मान लीजिए x1 है। फिर इस पे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है। लेट दिस फोर्स बी F and after some time the block has reached to a new position। आपका जो ब्लॉक है वो एक नई पोजीशन को पहुंच चुका है। उसका फिगर थोड़ा ठीक नहीं बना है। एंड लेट दिस न्यू पोजीशन बी इक्वल टू x2। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है इस वो कुछ इस डायरेक्शन में आपकी बॉडी डिस्प्लेस हुई है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये जो वैल्यू है s इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। और आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एंगल कुछ थीटा फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड cos of angle between them। ये वर्क का तरीका होता है टू मेजर द वैल्यू ऑफ वर्क। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos of angle between the direction of F and direction of displacement। तो ये आपकी वर्क की डेफिनेशन होती है। तो आइए इस पे हम सवाल देखते हैं। एक सिंपल सा सवाल है, इसको आप समझ जाएंगे। तो कुछ कहता है कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी। मतलब कहता है कि जो बॉडी पे एक फोर्स है वो 50 न्यूटन का एक्ट कर रहा है एंड मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी 4 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब कह रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री बना रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ टुवर्ड्स राइट हो रहा है। तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स कितना दिया है 50, डिस्प्लेसमेंट आपका 4 है इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज 60 डिग्री। सॉरी ये 4 है, मैंने 40 लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आपका 4 है ये।
तो 50 into 4 is 200 into cos of 60 degree. And what is 60 degree? It is 1 by 2. Therefore, the work done is equal to 100 joules. यहाँ पे चीज हमारी रह गई है, the SI unit is force into displacement है, तो न्यूटन into मीटर, और it is known as joules, capital J, and it is a scalar quantity. और यहाँ पे हमारा वर्क जो आया दैट इज 100 जूल्स और 100 नैनोमीटर. बाकी जो कॉस की वैल्यू है, ये आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो आपको याद करनी पड़ेंगी. तो मैं आपके लिए कुछ वैल्यूज आपके लिए मैं लिख देता हूं. मैं इसको याद रखिएगा. कॉस 0 डिग्री इज 1, कॉस 30 डिग्री इज रूट 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2, and cos 90 is 0. So for this chapter of work, these are the values of standard angles which you should know. आपको ये चीज वैल्यू याद करनी पड़ेंगी आपको. बाकी जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हैं मैथ्स में, तो आपको ये सब वैल्यूज याद होंगी, और इसके साथ आपको साइन और टैन की वैल्यू भी आपको याद होंगी आपको. अब इसको हम जनरलाइज करते हैं. इसमें हमारा था कि लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क. तो टाइप्स ऑफ वर्क क्या कहते हैं? पहला आपका होता है पॉजिटिव वर्क. वर्क की 3 कैटेगरी है: पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क. सो व्हाट इज पॉजिटिव वर्क? तो पहली चीज तो वर्क की डेफिनेशन क्या थी? वर्क वाज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. तो यहाँ पे एफ और एस जो है, जैसे यहाँ पे एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमको पता है कि ये दोनों आपकी होती हैं वेक्टर क्वांटिटी. बट इस फॉर्मूले में हम इन दोनों का ले रहे हैं मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स एफ और एस कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे आपके. सो फॉर वर्क टू बी पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? इट शुड बी पॉजिटिव. और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? व्हेन theta is less than 90 and more than equal to 0 degree. That is angle between force and displacement is acute. तब उस केस में जो आपका cos of angle होगा वो हमेशा होगा पॉजिटिव. That means your work done will always be a positive quantity. जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बॉल है, उसको एक हाइट से छोड़ा मैंने, तो नीचे गिरेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे ऐड कर रहा है. तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके सेम डायरेक्शन में है. तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 बन जाएगा आपका. तो इस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा आपका. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क, तो W क्या है? W इज एफ एस कॉस थीटा. फिर मैंने क्या बताया? F और S हमेशा होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं. तो वर्क को नेगेटिव होने के लिए कॉस थीटा का नेगेटिव होना जरूरी है. मतलब जो एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा वो मोर देन 90 और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होगा. दैट इज angle between force and displacement is obtuse. सेम वही केस लेते हैं बॉल वाला, बट अब हम यहाँ पे बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं. तो बॉल ऊपर जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो नीचे लग रहा है. तो इस केस में आपका थीटा कितना हो गया? 180 हो गया. एंड
cos of 180 is -1। तो इस टेबल में चाहे तो आप एक वैल्यू और जोड़ लीजिए, cos of 180 is -1। तो यहाँ पे क्या है, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सो दीज टू आर एंटी पैरेलल, so angle is 180 degrees and cos of 180 is always -1। तो इसमें आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा आपका। अब लास्ट हमारा बचता है जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या है, W आपका होता है Fs cos थीटा। अब जीरो वर्क होने के दो क्राइटेरिया हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, आप मान लीजिए यहाँ पे कोई ये दीवार है, ये कोई वॉल है और इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इधर, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय यू, बट फोर्स अप्लाई करने पे भी ये आपकी जो दीवार है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है आपकी। सो इफ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स नॉन जीरो है एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन आपका वर्क डन क्या होगा, वो जीरो आएगा। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। लेकिन सपोज आपका फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन तब भी वर्क जीरो आ जाएगा। सो इफ फोर्स इज नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, बट वर्क इज जीरो, तो उसमें क्या होगा, तब cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा वर्क को जीरो करने के लिए। और cos किस एंगल पे जीरो है, 90 डिग्री पे आपका cos की वैल्यू जीरो है। मतलब अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो आएगा। दैट मीन्स इफ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब उस केस में आपका वर्क डन जीरो आएगा आपका। अब इसका अगर आपको केस कोई याद हो, आपको एक हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप सबने पढ़ा होगा। उसमें क्या था, सपोज ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ये उसका सेंटर है और किसी भी इंस्टेंट में मान लो बॉडी आपकी यहाँ पे अभी कुछ इस दूरी पे आपकी बॉडी ये इस पाथ में ऐसे रोटेट कर रही है और बॉडी यहाँ पे आपकी है। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स आपका टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और किसी भी इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या होता है, वो टेंजेंट के बराबर होता है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल कितना यहाँ पे है, एंगल इज 90 degree. So work done in this case is 0 degree. So if the direction of force and displacement are perpendicular to each other, then the work done is 0 in that case. तो ये आपके वर्क की तीन कैटेगरी हो गई कि when you have positive work, the angle between force and displacement is acute, and if you have negative work done, then the angle between force and displacement is obtuse. And if you have zero work done, then you have two conditions. आपका या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या फोर्स और एंगल के बीच में आपका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा आपका वो। तो ये तो बात हो गई आपके वर्क की, बात हो गई आपकी। ये तो इसमें आइए हम कुछ सवाल देखते हैं, कुछ बहुत बेसिक से सवाल है यहाँ पे हमारे। So let us see a question through this। तो कहता है कि a person of mass 50 kg climbs a tower of height 72 meter. Calculate the work done। तो अगर कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सीढ़ी है, ये है, ये आपकी ये लैडर है ये, और कोई आदमी इस पे चढ़ता जा रहा है, ये इसके स्टेप बने हुए हैं ये।
नाउ अ पर्सन इज क्लाइंबिंग अपवर्ड्स, तो ऊपर चढ़ने के लिए इसको फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जितना इसका वेट होगा इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा mg। तो वर्क इस केस में क्या, अच्छा ये क्लाइंब ऊपर कर रहा है तो फोर्स आपका नीचे है और डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर हो रहा है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल। तो फोर्स यहाँ पे क्या है, mg के बराबर है क्योंकि वो अपने आप को जस्ट ऊपर लिफ्ट कर रहा है, तो कम से कम फोर्स क्या होगा, वो mg के बराबर अप्लाई करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, s है, एंगल कितना है 180 डिग्री है। तो मास कितना है 50, g का वैल्यू हम 10 लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 72 मीटर और कॉस है आपका -1। तो W क्या बन जाएगा 500 इंटू 72 इंटू -1, तो वर्क आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा -3528 जूल विल बी द वर्क डन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसमें हमारा है दैट इज नोन एज फर्स्ट वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, उसकी स्पीड यहाँ पे कुछ v है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। So what is kinetic energy? Energy possessed by a body by virtue of its motion। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है या उसके पास स्पीड है, then the kinetic energy of that body is half mv square। फिर इसी में एक और टाइप की एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सपोज ये आपका ग्राउंड है, h इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, और एक बॉल है मास m की जो कुछ कैपिटल H हाइट पे ग्राउंड से ऊपर है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh। m बॉडी का मास है, g is acceleration due to gravity and h is the height above the surface of the earth or ground। So on behalf of this इसको हम मार्क करते हैं 1 और 2। इसी में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये स्टेट करता है कि सपोज एक ब्लॉक है यहाँ पे मास m का, उसके पास कुछ स्पीड शुरू में मान लीजिए u है, and after some time while getting displaced through a distance of s और डिस्प्लेसमेंट s, इसकी स्पीड बढ़ के कुछ v हो गई है और इस पे कोई एक कांस्टेंट फोर्स f हर वक्त एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स है और आपका डिस्प्लेसमेंट s है, देयरफॉर वर्क डन इज व्हाट f इनटू s। नाउ बाय वर्क एनर्जी थ्योरम it states that work done by all the forces is equal to change of kinetic energy। मतलब जो आपका वर्क होगा दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो क्या बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो अगर मैं किसी भी बॉडी की चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं तो मुझे उसका वर्क डन मिल जाएगा मुझे। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक सवाल देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा कहता है
calculate the work done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको? 60 किलोमीटर पर आवर दी है। सिंस हमको आंसर निकालना है जूल में, तो हमको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, और वो करने के लिए हम इस किलोमीटर पर आवर को 5/18 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें, सो 23 ज़ा 60 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 50/3 मीटर्स पर सेकेंड। और ये स्टॉप हो रही है, तो आपकी जो v की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। So let us find the change in kinetic energy. तो what is delta K? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. तो फाइनल तो 0 होगा क्योंकि v 0 है आपका, तो ये बन जाएगा 0 माइनस हाफ m कितना है आपका 1500 और u कितना है 50/3 का स्क्वायर, 50/3 इंटू 50/3। तो डेल्टा के कितना बच जाएगा आपका 0 माइनस इसको से कैंसिल कर दिए, ये बन गया 750। तो माइनस ऑफ 750 इंटू 50/9 बन गया आपका ये। सो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 750 इंटू 2500/9। इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा के विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 208,333.3 जूल आपका आंसर आएगा आपका। So this is the value of change of kinetic energy, and as we know that W is what? Change of kinetic energy. Therefore, work done is minus of 208,333.3 joules. That is your final answer. अच्छा भाई, हम एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। पहले चलिए मैं आपको एक सवाल और करके दिखाता हूं, फिर हम कुछ चीजें हम यहाँ जनरलाइज करना चाहेंगे। तो जरा देखते हैं हम लोग ध्यान से। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया है कि मैं सिर्फ डेटा आपको देख देता हूं। एक बॉडी की इनिशियल स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड दी है 8 मीटर पर सेकेंड, एंड मास इज गिवन टू बी 20 kg। तो यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है। सो व्हाट इज वर्क डन? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो हाफ और m तो हम कॉमन ले ले, अंदर बचेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हाफ m कितना है 20, v का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसको 10 से कैंसिल कर दो, तो w क्या बन जाएगा 10 इंटू 64 माइनस 25, ये कितना जाएगा आपका? दैट विल बी 39। So 10 into 39, therefore W becomes 390 joules. अब आप सोच रहे हो कि सर आपने सवाल ये क्यों कराया, तो बड़ा आसान सवाल था, ये हम लोग कर सकते खुद से। मेरा बस यहाँ पे कराने का पर्पस ये था। अगर आप देखें, हम पिछला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड 50/3 है, फाइनल स्पीड 0 है। सो इस केस में आपकी स्पीड घट रही है। यहाँ पे इनिशियल 5 है, फाइनल 8 है, यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ रही है। देखिए जब स्पीड डिक्रीज कर रही है आपका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, और जब स्पीड बढ़ रही है आपका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको कंक्लूजन्स लिखना चाहूंगा। अगर पॉजिटिव वर्क है मतलब क्या है, W का वैल्यू ज्यादा है 0 से, दैट मीन्स
delta K is more than 0. Therefore, final kinetic energy is more than initial kinetic energy. That means final speed is more than initial speed. So we can write for positive work done, body speeds up. तो अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है मतलब उसका वर्क डन पॉजिटिव है. नेगेटिव वर्क की बात करते हैं. नेगेटिव वर्क मतलब W की वैल्यू 0 से कम है. That means change of kinetic energy is less than 0. Therefore, final kinetic energy is less than initial kinetic energy. That is what? Can you guess? Yes, आपने सही guess किया है. V का वैल्यू U से कम होगा. मतलब बॉडी स्पीड्स डाउन. तो अगर किसी बॉडी की स्पीड कम हो रही है, घट रही है, दैट मीन्स उस पे नेगेटिव वर्क हो रहा है. और आखिरी में ख्याल से आपने सबने खुद से गेस कर लिया होगा, दैट इज फॉर जीरो वर्क. व्हाट हैपेंस फॉर जीरो वर्क? आपका वर्क का वैल्यू 0 है. मतलब डेल्टा के क्या है? 0 है. Therefore, final kinetic energy is equal to initial kinetic energy. That means final speed is same as initial speed. मतलब body has constant speed. So if body speeds up, it is positive work. If body speeds down, it is negative work. And if the body has constant speed, it has zero work done. तो ये इसका फिजिकल पिक्चर बन गया. आपका जो हम बात कर रहे थे, ये हमारी फिजिकल पिक्चर के बारे में ये बात हो गई कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, अगर घट रही है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, और अगर सेम है तो यहाँ पे आपका वर्क डन 0 है आपका. तो आइए हम एक सवाल और देख लें. सवाल कुछ ऐसा कहता है आपसे, हाउ इज द काइनेटिक energy of a moving body affected if point A, mass is tripled, point B, velocity becomes 1/4. So let kinetic energy be half mu square. अब कहता है कि अगर मास ट्रिपल हो गया, मतलब जो नया मास है वो पहले का थ्राइस हो गया है. सो व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी? के डैश क्या बन जाएगा? हाफ एम डैश यू स्क्वायर. एम डैश कितना है? 3m इंटू यू स्क्वायर. 3 को बाहर ले लीजिए, क्या बन जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर. एंड व्हाट इज हाफ एम यू स्क्वायर? के. Therefore, the new kinetic energy K dash is 3 times the initial kinetic energy. Therefore, kinetic energy has increased by 3 times. और B पार्ट में कहता है कि if velocity is made 1/4, मतलब जो नई velocity है वो पहली की 1/4 करी गई है. तो नई kinetic energy क्या होगी? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. और आपका v डैश कितना दिया है? u/4 का स्क्वायर. तो कितना बन जाएगा? हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर बाय 16. तो 16 को अलग कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर. एंड व्हाट इज हाफ एम यू स्क्वायर? इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k. Therefore, when velocity is made 1/4, आपकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स घट गई है आपकी. जब मास ट्रिपल किया था तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 3 टाइम्स बढ़ गई थी, और जब आपकी वेलोसिटी को 1/4 किया गया है
तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स घट गई है आपकी। एंड मूविंग अहेड विथ सम मोर क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर चुके हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम थिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सवाल कुछ ये कहता है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी of a body of mass m kept at a height of 10 meter above the ground। g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पे मास आपको दिया है 2 kg। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इट वाज mgh। m आपको दिया है 2, g 10 है और हाइट अबव ग्राउंड इज 10, देयरफॉर u कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 200 जूल्स आपका आंसर बन जाएगा आपका। So when a body of mass of 2 kg is kept at a height of 10 meter above the ground, then its potential energy is 200 joules। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कहता है कि यहाँ पे कुछ स्टेयरकेस दिए ऐसे करके, ये दिया हुआ आपको सवाल, ये दिया हुआ है। तो इसने बोला कि यहाँ पे एक कोई आदमी है, यहाँ कोई आदमी है जिसका मास दिया हुआ है 50 kg और इसने बोला कि ऐसे यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, देर आर 30 स्टेप्स गिवन, मीन्स दिस मैन क्लाइम्स अ स्टेयरकेस ऑफ 30 स्टेप्स और हर स्टेप का हाइट जो दिया हुआ है, हर स्टेप का जो हाइट है, ये जो हाइट आपका है ये, इट इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो U क्या होता है, इट इज mgh। m कितना है 50, g आपका 10 है। अब निकालना है हाइट। तो एक स्टेयर केस का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो आप डिवाइड करोगे 100 से। और ऐसे कितने स्टेप्स हैं, ऐसे आपके 30 स्टेप्स हैं आपके। तो एक जीरो इससे चला गया, एक जीरो इससे चला गया, तो यू क्या बन जाएगा, 5 इंटू 1 इज 5 इंटू 20 इंटू 30 इज 600। तो यू कितना बन जाएगा, यू बन जाएगा आपका 3000 जूल्स। दैट इज योर गिवन आंसर। अब हमसे इसमें गलती क्या होती है, हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमसे यहाँ पे ये एक ब्लंडर कह दो या सिली मिस्टेक कह दो, दोनों ये हमसे हो सकते थे। तो अगर आप वो गलती करते तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो भी आंसर आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट रहते हैं वहां पे। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लीज डू सी क्लियरली कि क्या सारी वैल्यूज वहां पे, सारे डेटा आपके प्रॉपर एसआई यूनिट में दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा वहां पे, आप उन सबको आपको। सो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। फिर हमने इस वर्क के टाइप्स पढ़े, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, फिर हमने उनकी कंडीशंस को डिस्कस किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी टॉक्ड अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। उससे पहले हमने बात की अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो फ्रेंड्स, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको सवाल अच्छे से लगाइएगा इस पे, कि इस पे क्वेश्चंस आपके हमेशा आपके बनते ही बनते हैं। सो प्लीज डू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू दीज टॉपिक्स विच वी आर स्टडिंग, विच वी हैव स्टडीड टुडे एंड विच वी स्टडी इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है आपको। आपका जो इस चैप्टर का अगला सेगमेंट है, आइए आज उसको हम कवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज पावर। इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने, पावर एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले हम बात करते हैं पावर की।
So it is basically it is the rate of work done. तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन. रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसने बोला है रेट ऑफ वर्क डन, मतलब किस रेट से वर्क हुआ, मतलब पावर इज वर्क अपॉन टाइम. तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकेंड और वॉट, डब्ल्यू. सो 1 watt is 1 joule upon 1 second. That is called power. अब इसमें हम चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं कि जैसे पावर हमने क्या लिखा? पावर इज वर्क अपॉन टाइम. एंड व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. या इसको लिख दें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो एस अपॉन टी क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा. तो पावर क्या बन जाएगा? एफ इंटू वी बन जाएगा. So if you multiply force with velocity, it will also give you power. And जो इसका general formula, that is work upon time, that is also gives you power. तो आपको जैसे आपको वैल्यू दी हुई है, अगर फोर्स और वेलोसिटी दिया है तो आप इस वाले फॉर्मूले से आप पावर निकाल लीजिए. वर्क और टाइम दिया है तो आप इस वाले से आप अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए. तो आइए एक सवाल देखते हैं, तो कुछ चीजें हमको इसमें और क्लियर होंगी आपको. तो पहला सवाल कहता है a body does 30 joules of work in 5 seconds. What is its power? बहुत आसान सा सवाल है, आप सब कर भी चुके हो अभी तक. पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क हमको दिया है 30, टाइम हमको दिया है 5. तो 30 अपॉन 5, तो पावर बन गया 6 वाट. तो अगर 30 जूल का वर्क 5 सेकंड में होता है तो 6 वाट की पावर आपकी डेवलप होगी आपकी. क्वेश्चन बड़ा आसान था, एक तरह का आइस ब्रेकर था. अब आइए अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसको एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं. सवाल कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप which takes 10 seconds to lift 200 kg of water to a water tank situated at a height of 20 meter. Situated at a height of 20 मीटर. और जी का वैल्यू बोलता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसने बोला कैसे ग्राउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट आपकी जो है वो कुछ कितनी है? हाइट इज 20 मीटर. तो कहता है यहाँ पे एक बकेट में पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ पे कहीं पानी भरा है. कहता है इस बकेट को उठा के मेरे को यहाँ रखना है, यहाँ रखे. अब क्या है, आप क्या कर रहे हो? इसको ऊपर ले जा रहे हो. दैट मीन्स यू आर चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन. तो जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो आपका वर्क डन क्या होता है? mgh, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो आप यहाँ पे, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है. दैट मीन्स जो वर्क है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है. सो द वर्क डन इज mgh. तो वर्क कितना बन जाएगा? m आपका 200 है, g 10 है, हाइट 20 मीटर है. तो ये बन जाएगा इतना जूल बन जाएगा आपका. और अब टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स. देयरफॉर पावर क्या बन जाएगा? वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क इज 4 और 3 4 बार 0 है अपॉन 10, एक 0 कट गया. सो द पावर इज इक्वल टू 4000 वॉट, या 4 इंटू 1000 वॉट. और 1000 क्या होता है? किलो होता है. तो ये बन जाएगा 4 किलो वॉट.
तो या तो आप आंसर लिख दिए 4000 वॉट, और इट इज एडवाइजेबल टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज 4 किलोवाट। तो जो आपका पावर है दैट इज 4 किलोवाट। मतलब इस पंप के पास कम से कम 4 किलोवाट का पावर हो, तभी ये पंप 200 किलो का पानी ग्राउंड से उठा के 20 मीटर की हाइट पे रख पाएगा आपका। तो आप सबके घर में पंप लगे होते हैं, आप देखते हैं ना, पंप का काम क्या होता है, जो पानी आपका बाहर सप्लाई से आ रहा है उस सप्लाई को हमें अपने टैंक्स में ऊपर भरना होता है। या किसी घर में टैंक फर्स्ट फ्लोर पे होता है, किसी जो फ्लैट्स वगैरह हैं उनके टॉप बिल्डिंग पे होता है। तो जितना ज्यादा ऊपर रखा होगा आपके घर में मोटर, उतना ज्यादा पावर का होगा। तो जितनी हाइट उतना ज्यादा उसको वर्क करना पड़ेगा, तो आपको उतना हाई पावर का मोटर चाहिए होगा आपको यूज करने के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आइए एक चीज और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो इसको क्या लिखेंगे? तो जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर होता है। मतलब पावर होती है 1 किलोवाट में और टाइम होता है 1 आवर में। सो 1 किलोवाट आवर इज नोन एज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1, एक वॉट, किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स इंटू सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर क्या बन जाएगा? 36 और 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 वॉट इंटू सेकेंड्स, एंड वॉट इंटू सेकेंड्स इज जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज 36, 1 2 3 4 5 जूल। Therefore 1 kilowatt hour is 3.6 10 raised to 6 joules। ये आपका आंसर हो गया ये। और आसान सी लैंग्वेज में 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। तो अगर आपके घर में बिजली का बिल आता है तो कहते नहीं कि इस महीने इतना इतना यूनिट्स कंज्यूम हुआ, मतलब एक यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इस पे आइए हम एक सवाल देखते हैं। सवाल ये कहता है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड in kilowatt hour in 10 hours if 4 devices of 200 watt each are used। तो करना क्या है हमको? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो एक डिवाइस का पावर कितना है? 200, और ऐसे कितने डिवाइस हैं? 4 डिवाइस हैं। टाइम कितना लग रहा है? 10। तो कितना बन जाएगा? 2 4 जा 8 और 3 जीरो हैं, वॉट इंटू आर। और या इसको लिख दें 8 इंटू 1000 वॉट इंटू आर, और 1000 क्या बन जाएगा? किलो वॉट। तो ये बन जाएगा 8 किलो वॉट आर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है दैट इज 8 किलो वॉट आर। ये आपका आंसर हो गया आपका ये। अब इसमें कभी कभी इसमें आपसे कॉस्ट भी पूछता है कि कितना कॉस्ट आपका लगा कंज्यूम करने पे। तो कहता है कि इसने बोला कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और 100 वॉट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, एंड इट इज यूज फॉर 2 hours डेली, ये इसने बोला गया है।
तो पूछता है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2। तो पहले हम निकालते कि एनर्जी कितना है हमारा, तो एनर्जी क्या हो गया, पावर इनटू टाइम हो गया। तो पावर कितनी है 100, टाइम कितना है 2, तो एनर्जी कितनी आ गई 200 वॉट आवर। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में, हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2 किलो वॉट आवर बन जाएगा। कहता है 1 किलो वॉट आवर का कॉस्ट ₹2 है, तो 0.2 किलो वॉट आवर का कॉस्ट कितना होगा ₹2 इंटू 0.2 दैट इज ₹0.4। तो ये आपका कॉस्ट हो गया आपका ये। अब आइए हम अगले टॉपिक बढ़ते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज ये मेरा ग्राउंड है और एक यहाँ पे बॉल है, अभी यहाँ पे ये शुरू में रेस्ट पे है और ये कुछ कैपिटल H हाइट पे है। पहली चीज व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो इसको हम लिखते हैं E से। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो इफ somebody asks you what is mechanical energy, it is the sum of kinetic and potential energy। K प्लस यू, के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और U यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी है आपकी। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ ओनली कांस्टेंट फोर्सेस आर एक्टिंग देन E इज कांस्टेंट। मतलब अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो K प्लस यू का वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा। तो वापस एक एग्जांपल में आते हैं, जब इस बॉल को यहाँ पे रिलीज करोगे बॉल आपकी नीचे गिरेगी और हर इंस्टेंट पे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? बिकॉज इस पे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। नाउ सिंस चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, तीनों पॉइंट पे या हर पॉइंट पे ग्रेविटी की वैल्यू सेम एक्ट कर रही है। मतलब ये बॉल कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है। नाउ सिंस फॉर दिस फ्री फॉल मोशन, ये आपका क्या है, ये एक फ्री फॉल मोशन है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको साफ साफ लिखूं आपके लिए इस ब्लॉक के अंदर, फॉर फ्री फॉल मोशन योर मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स फॉल। तो अगर यहाँ पे मैं इसको एक पॉइंट ए ले लूं, एक पॉइंट बी यहाँ मार्क कर लो, यहाँ पे एच का वैल्यू एक्स है और ये पॉइंट सी मार्क कर लो, तो जो मैकेनिकल ए पे होगी वही मैकेनिकल बी पे होगी और वही मैकेनिकल सी पे होगी आपकी। बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ द फॉल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है मतलब इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे कोई पॉइंट ले लो, उसकी मैकेनिकल हमेशा आपकी सेम रहेगी आपकी। सो फॉर फ्री फॉल मोशन अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं ए बी और सी, तो जो मैकेनिकल ए पे है वही मैकेनिकल बी पे है, वही मैकेनिकल सी पे है। मतलब मैकेनिकल क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये।
So for a free fall motion, since for free fall only gravity is acting, hence it is a constant force. So for the fall of the body under gravity, the mechanical energy remains constant at every point of the fall. तो ये लॉ का बेस क्या है? लॉ का बेस ये है, भूल जाए तो इसको मैं मार्क कर दूं। इस लॉ का बेस ये है। अगर ये चीज है तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कंजर्व्ड या कांस्टेंट बनी रहेगी। अब आइए इसके सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल कैसे समझे हम लोग। जो मैं कहना चाह रहा हूं एक सवाल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। सपोज ये मैंने एक ये लिया, एक यहाँ पे हाइट ये ली। सपोज इसकी हाइट ग्राउंड से कुछ 2 मीटर है और इसकी हाइट ग्राउंड से कुछ 10 मीटर है, और यहाँ पे एक बॉल रखी है जो इधर शुरू कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको लेबल कर लिए, इसको पॉइंट ए मार्क कर लिए, इसको पॉइंट बी मार्क कर लिए। सवाल पूछता है कि पॉइंट बी पे स्पीड क्या होगी इसकी, और बॉल का मास 2 kg दिया हुआ है। एंड इट इज सेड दैट दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। जो सरफेस आपका है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। मतलब यहाँ पे क्या है, जब बॉल आपकी नीचे गिर रही है तो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका नीचे एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है, दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। अब हमको यहाँ पे से पॉइंट ए और पॉइंट बी से मतलब है, क्योंकि हमको पॉइंट बी पे स्पीड निकालनी है। सो वी कैन राइट मैकेनिकल एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एट बी। मैकेनिकल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो के ए क्या होगा? हाफ एम वी ए स्क्वायर। वी ए क्या है? पॉइंट ए पे स्पीड। यू ए क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो हमने इसको ग्राउंड मान लिया। तो एम जी हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू के बी काइनेटिक एट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर। यू बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी एम जी हाइट ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं कि m का टर्म सब में कांस्टेंट है, तो इस m के टर्म को हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? हाफ वी ए स्क्वायर जी एच ए हाफ वी बी स्क्वायर जी एच बी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग द इंटायर इक्वेशन विद 2 हमको क्या मिल जाएगा? वी ए स्क्वायर प्लस 2 जी एच ए वी बी स्क्वायर प्लस 2 जी एच बी। तो इस टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो वी बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? वी ए स्क्वायर प्लस 2 GHA माइनस 2 GHB। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वी बी स्क्वायर, वी ए का वैल्यू कितना है? वी ए का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। तो वी ए का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर। अब इसमें देखिए दोनों में 2G का टर्म कॉमन है, कैंसिल कॉमन ले लो। हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी। हाइट ऑफ ए क्या है? 10, हाइट ऑफ बी क्या है? 2। तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट में? एच ए माइनस एच बी 10 माइनस 2। 5 का स्क्वायर 25, 2G और ये 10 माइनस 2 इंटू 8। तो वी बी स्क्वायर क्या बन गया? 25 प्लस 16G। G का वैल्यू पुट करते हैं 25 प्लस 16 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 160। तो वी बी स्क्वायर क्या बन गया? 185।
Therefore speed at b is रूट ऑफ 185 बन जाएगा आपका। और इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं यूज करके, इसकी वैल्यू कुछ आएगी आपकी 13.6 मीटर पर सेकेंड। Therefore speed at b is 13.6 meters per second। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि जब ये बॉल नीचे आ रही है तो हाइट कम हो रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है। सो व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन, हाइट कम हो रही है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है आपकी। तो जैसे अभी हमने क्या लिखा भाई, अगर मैकेनिकल कंजर्व है, मतलब जो E का वैल्यू है वो क्या है, K प्लस यू है, तो डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा K प्लस डेल्टा यू। लेकिन अभी हमने क्या बोला, अगर मैकेनिकल कंजर्व्ड है तो E का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट वैल्यू का चेंज हमेशा 0 होता है। तो डेल्टा K प्लस डेल्टा यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। या जो डेल्टा K है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू बन जाएगा। और यही चीज हमने सवाल में देखी है अभी हमने, जब पोटेंशियल कम हो रहा है, जब डेल्टा यू घट रहा है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, देख रहे हैं आप। पर डेल्टा के पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा यू घटेगा। देखो सवाल में क्या है पीछे, जब हाइट कम हो रही है, जब डेल्टा यू कम हो रहा है, तो डेल्टा के आपका बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 0 होगा। यहाँ पे दो चीज ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर मैं इन दोनों का चेंज निकालूं तो सबका चेंज निकल के आ जाएगा, बट ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का चेंज हमेशा 0 होगा। तो ये टर्म 0 बन गया, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब डेल्टा के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। मतलब अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या वाइस वर्सा। अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी उसकी। तो अगर आपकी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है तो उसमें क्या होगा, इफ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी राइजेस, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी फॉल्स, वाइस वर्सा होगा आपका हमेशा। क्यों, बिकॉज आपको हमेशा इनके सम को बराबर रखना है। जैसे मान लीजिए भाई एक नंबर 8 है, अब या तो 8 प्लस 0 करो तब भी 8 आएगा। अगर मैं इस नंबर को 8 को कम कर दूं 4, तो आपको 0 को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा 8 ऐड करके 8 लाना है। या मान लो इसको 2 कर दूं तो 4 को बढ़ा के 6 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा 8 लाना है। वैसे ही यहाँ पे है, जो E है वो K और U से मिल के बना है। तो अगर एक बढ़ेगा अगला घटेगा, देखो ना, अगर एक डिक्रीज कर रहा है अगला आपका इंक्रीज कर रहा है आपका, बिकॉज उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट सबसे मेन चीज, ये प्रिंसिपल कब एप्लीकेबल है, जब सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में क्या एक्ट करेंगी, कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेंगी। अगर यहाँ पे सवाल में बोलता कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हो। वो कैसे होगा, वो अभी आपके स्कोप से बाहर है, वो क्लास 11 की चीजें हैं, तो वो आप अगले साल पढ़ोगे। बट इसको दिमाग में बैठा लीजिए, मैकेनिकल को कंजर्व होने के लिए सिस्टम पे कांस्टेंट फोर्सेस का लगना जरूरी है। अगर नहीं लग रहे हैं, देन यू कैन नॉट कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। तो ये तो बात हमारी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो गई हमारी ये। ऐसे इसमें एग्जांपल और दे सकते हैं आप। एक सिंपल एग्जांपल है, आपके शायद एनसीईआरटी में भी होगा। एक सिंपल पेंडुलम में एग्जांपल है। यहाँ पे एक मान लीजिए कोई सपोर्ट है, एक यहाँ पे एक
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और एक स्ट्रिंग है यहाँ नीचे और इस स्ट्रिंग में एक बॉब अटैच है आपका और इसने यहाँ पे इसकी 3 पोजीशन दी हुई है। एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। यहाँ पे इसका बॉब लगा हुआ है और ये बॉब यहाँ लगा हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या है, आपकी जो बॉडी है वो कुछ इस पाथ में घूमेगी, आपकी बॉडी ऐसे करके ऐसे स्विंग करती है आपकी। तो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए आपका रेफरेंस है और यहाँ पे कुछ हाइट एच पे होगा, यहाँ पे कुछ ये हाइट एच पे होगा। तो ये जो है आपका मीन पॉइंट है और बी और सी पॉइंट जो है वो एक्सट्रीम है। ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है यहाँ पे। तो पॉइंट ए पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे हाइट आपका 0 है। और सी पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। वही केस आपका पॉइंट बी पे होगा, काइनेटिक बी पे 0 होगी, पोटेंशियल बी पे मैक्सिमम होगी। लेकिन जो के ए और यू ए का सम होगा वही के बी और यू बी का सम होगा और वही के सी और यू सी का सम होगा, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो ये आपका एक एग्जांपल और है इन विच योर मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, बशर्ते आपका यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है आपका यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सबसे मेन चीज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी एंड वी ऑल्सो होप कि हमने कुछ सवाल जो कराए हैं आपको वो आपके लिए सफिशिएंट थे इन सब टॉपिक्स को समझने के लिए। बाकी 11 और 12 दिसंबर को हम मिल रहे हैं जिसमें हम सिर्फ एनटीएससी में आए हुए प्रीवियस सवालों को एट लेंथ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो से फायदा मिल सके। एंड प्लीज अगर आप नए हैं तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ये हमको काफी मदद करेगा ग्रो करने में आगे। एंड एट लास्ट फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your NTSC examinations. Thank you very much.